हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईआईटी जेईई एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स का कितना क्या वेटेज आता है, मतलब किस टॉपिक्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आईआईटी जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स और उनके वेटेज बताने वाला हूँ। अगर आपको और भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या और अदर सब्जेक्ट के वेटेज जानना हो तो प्लीज़ आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, मार्क्स के साथ साथ मैं इसमें यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें मतलब हमारा क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, कौन से टॉपिक को पहले हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आईआईटी जेईई एग्ज़ाम 2023 में अब ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ओनली 7 मंथ्स है, ठीक है। इन 7 महीने में मतलब 5 महीने तो सिर्फ पढ़ने के बचे और 2 महीने आज जो 5 महीने में हमने पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए भी चाहिए, क्योंकि बिना रिवीजन अगर आप एग्जाम में बैठते हो और आप एंड के महीना में पढ़ते जा रहे हो, न्यू टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हो, तो उसकी कोई मतलब हेल्प नहीं होगी वहाँ एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं ये मानता हूँ अभी आपके पास सिर्फ 5 मंथ बचे स्टडी के, वो 2 मंथ जो भी आपने पढ़ा है इतने टाइम तक उसको रिवाइज करने के बचे। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, जो भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या जो भी मतलब कर चुके हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम हुआ है, क्योंकि आईआईटी जेईई एग्जाम में बैठने से पहले मतलब क्या टॉपिक कितने नंबर्स का आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से अपन को मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अपनी मतलब कहाँ कमी है, कहाँ पे अपन को सुधार करने की ज़रूरत है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कैसे उसको कर सकते हो, क्या कि अपने कम से कम मार्क्स कटे एग्जाम में, ठीक है, और अच्छी से अच्छी रैंक्स अपने अचीव हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ रहा है, ऐसे हर साल मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहे हैं, ठीक है। और 2016 से 2021 तक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज ही हुए हैं। और अगर मैं 2022 की बात करूँ तो भी ऑलमोस्ट 13K तक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में। तो और साथ ही मतलब पहले क्या होता था, स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के लिए दे देते हैं, बट यहाँ पे आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अवेयरनेस के साथ काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं, काफ़ी कुछ उनका पहले से पढ़ रखा होता है बहुत कुछ, तब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है। मतलब बिना पढ़े एग्ज़ाम में नहीं बैठते आजकल। और दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है इस एग्ज़ाम का अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में आईआईटी जेईई एग्ज़ाम की, क्योंकि उनको अब पता लगने लगा है कि यार आईआईटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। तो सबसे मतलब ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हो, ठीक है, क्योंकि बिना मतलब आप ये जाने कि आपके साथ बैठने वाले कैंडिडेट कैसे है, कितनी उनकी प्रिपरेशन है, अगर आप सिर्फ अपने इच्छा से एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको रिजल्ट के टाइम काफ़ी कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है ना। क्या मैंने तो मतलब ऐसे ही दिया था, ऐसा कुछ। अब फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ आपको सबसे पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना चाहिए अगर आप आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स से देने वाले हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करना चाहिए। इसके मैं कई रीजन्स आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा कितने नंबर्स का पूछा जा रहा है अभी आईआईटी जेईई एग्जाम में। तो अगर मैं 2016 की अगर मैं बात करूँ तो ये 14 मार्क्स का आया, उसके बाद ये 15 मार्क्स का आया, और 18 में 13 का आप देख सकते हो, इसी तरह 19 में 11, फिर 10, फिर 19। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो 2022 में 24 नंबर का लीनियर अलजेब्रा पूछा गया है, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूँ लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने के रीजन्स। फर्स्टली लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इजी हो जाते हैं। अदर मैं टॉपिक की बात करूँ आईआईटी जेईई एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है, अदर टॉपिक से ग्रुप थ्योरी हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, उसके कंपेयर में लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको बिगनर की तरह आपको ये लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करनी है। और दूसरा इसका मेन रीज़न है लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं इन दिनों, या मतलब जो काफ़ी लास्ट 4 या 5 ईयर की मैं बात करूँ तो बाकी अदर टॉपिक से ये थोड़ा ईजी होता है कॉन्सेप्ट के अंदर, और आसानी से मतलब क्लिक कर जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए लीनियर अलजेब्रा आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से मतलब क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो आता है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हर साल लास्ट 3 ईयर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है जो ईजीएस्ट होता है, पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन वही होता है। अगर आप
सबसे पहले उसको करते हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें पेपर में इजी क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करने हैं। मैं इन सभी का बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, पेपर एनालिसिस वगैरह कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। बट पहले आपको कुछ आप टॉपिक्स पढ़ लो, तभी मेरा जो पेपर एनालिसिस करना होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना ऐसे पेपर एनालिसिस करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर मैं फिर बात करता हूँ, फिर आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कंप्लीट करने के बाद, और मैट्रिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है जब हम डायमेंशन फाइंड करने में, और नलिटी ऐसा कुछ नहीं नलिटी टाइप के क्वेश्चन, नलिटी फाइंड करना, डायमेंशन फाइंड करना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो उनमें मैट्रिक्स अपन को क्लियर होनी चाहिए, काफ़ी हेल्प करती है, मैट्रिक्स का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होगा कि यार मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ा के बारहवीं वाला 12th क्लास का हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी हेल्प करने वाले, क्योंकि बेसिक है लीनियर अलजेब्रा के। और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा आपको टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में भी एवरी ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, सब स्पेस उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं लीनियर स्पैन, डायमेंशन, फिर आता है रैंक नलिटी थ्योरम। ये सब मेजर टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आइगन वैल्यू से एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आने वाला है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। तो जो फिक्स नंबर आ रहे हैं वो पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर वे में अगर पढ़ रहे हो तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंप्लीट किया, फिर वेक्टर स्पेस, फिर जो भी सब टॉपिक्स है, लीनियर स्पैनिंग से, डायमेंशन एंड ऑल, फिर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर भी आ सकते हैं। और बहुत से टॉपिक ऐसे भी होंगे उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो अपने सिलेबस में मेंशन नहीं, तो आप सिर्फ सिलेबस के डिपेंड रहोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको मेन एग्जाम में। आपको मैं कौन से वो टॉपिक्स है, जब मैं पेपर आपके साथ एनालिसिस करूँगा तब मैं आपको क्वेश्चन के साथ वो टॉपिक्स बताऊँगा, ठीक है। और तब आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी। तब तक आप पहले ये जो मेन टॉपिक है इनसे तो फिक्स क्वेश्चन आने ही है, तो आप उन पर फोकस करिए, ठीक है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टी, ये इससे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो आपको ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लीनियर अलजेब्रा में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, ये आपको मस्ट है पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा में एक लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट बचता है, 5th नंबर वो टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, SOLE। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अपन को सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, ऐसे कैसे होते हैं। लास्ट 3 ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2 नंबर में फिक्स क्वेश्चन आता है, कभी MSQ में आएगा, कभी MCQ में आएगा, ठीक है। तो ये फिक्स चांस है कि अपन के लगभग 5 to 8 मार्क्स अपने फिक्स हो जाए लीनियर अलजेब्रा के। अगर आप और अच्छे से मेहनत करते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि इसमें ना जो डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन आती है वो एवरेज रहती है, हार्ड नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। अदर टॉपिक के कंपेयर में बात कर रहा हूँ, बाकी वेरी करता है आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा टॉपिक है IIT JAM मैथमेटिक्स एग्जाम के सिलेबस का रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस आपको सेकंड पे स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्योर पार्ट का सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा वेटेज रियल एनालिसिस रखता है एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले टॉपिक वाइज मार्क्स की, अगर मैं बात करूँ रियल एनालिसिस के, तो आप देख सकते हो 2016 में 39 मार्क्स का आया था। उसके बाद आप देख सकते हो 40 मार्क्स का आया था, या 17 में 42, उसके बाद फिर 48, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 40 to 50% ऑफ मार्क्स इसी से आते हैं। अब आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, रियल एनालिसिस के अंदर मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस भी इंक्लूड किया है, MVC भी इंक्लूड किया है, तब जाके 50% बना रहा है। ये रियल का ही पार्ट होता है मोस्टली। अब मैं आपको 1 by 1 डिस्कस कर देता हूँ कि मोस्टली कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको कवर करने चाहिए रियल एनालिसिस पढ़ते वक्त, ताकि आपके जो फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स मार्क्स है, वो आपके पहले कवर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले रियल एनालिसिस के अंदर आपको स्टार्ट करना चाहिए सीक्वेंस से, देन उसके बाद आप स्टार्ट करते हो पावर सीरीज से पहले आपको सीरीज पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आप देख सकते हो पावर सीरीज, फिर आती है रिकर्सिव सीक्वेंस और उसकी प्रॉपर्टी, जैसे लिमिट है, लिमिट पॉइंट्स है, ये सब कुछ सब टॉपिक्स है वो आपको कवर करने पड़ेंगे। इन 4 टॉपिक से ही आपके 8 to 10 मार्क्स बन जाएंगे इस रियल के पार्ट के।
मतलब जैसे 40 मार्क्स की रियल आई तो आपके 8 to 10 मार्क्स इन 4 टॉपिक से कवर होने वाले हैं, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज, पावर सीरीज, रिकर्सिव सीक्वेंस, एक दो सब टॉपिक्स, लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, समथिंग समथिंग। डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर आगे आपने मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। रियल एनालिसिस के पार्ट से ये डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, ये सारे मतलब फंक्शन 2 वेरिएबल में आ जाते हैं और 1 वेरिएबल में भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स के। उसके बाद आता है रियल एनालिसिस के अंदर ही हम उसको मानते हैं फंक्शन ऑफ शेरल वेरिएबल या 2 वेरिएबल की। अगर मैं बात करता हूँ 2 वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी इसको कहते हैं। उसमें आता सेम आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम, मिनिमा, एक्सट्रीमम पॉइंट्स, ये सब टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट 7 to 10 मार्क्स के वेटेज रखते हैं। अभी तो जैसे मैंने सिर्फ 2 टॉपिक्स ही आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं आप ये दोनों टॉपिक्स थे प्योर पार्ट के। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ जो अप्लाइड पार्ट्स के, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस पे मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आप इंटीग्रल कैलकुलस को आप 3rd नंबर पे रख सकते हैं। अप्लाइड का ये पार्ट है और ये स्कोरिंग आप मान सकते हैं। बट अब हम इसका देखते हैं क्या क्या वेटेज रहा है। अब 2016 की बात करूँ तो ये 14 मार्क्स का है, उसके बाद 13, फिर 11, फिर 7। इसका यार मतलब जो वेटेज है वो इतना कम कैसे हुआ, उसका भी मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे 2021 में 1 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी एनआईटी के अंदर आया था। और 2022 के अंदर 5 मार्क्स की इंटीग्रल कैलकुलस आई है। तो अब इसका वेरिएशन इतना क्यों है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये यार कौन सा इंस्टीट्यूट पेपर बना रहा है। तो 21 की मैं बात करूँ तो IISc ने पेपर बनाया था, जो कि बेंगलुरु में है, आप जानते होंगे। तो ये क्या प्योर ओरिएंटेड है, PhD करवाते हैं। तो इनका मतलब बहुत ही कम रहता है अप्लाइड का पोर्शन। तो ये उसके अकॉर्डिंग भी मतलब रहता है कि चांस रहते हैं हाईली कि ऐसा पेपर आ सकता है। फिक्स नहीं होता बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने किया है, मतलब 21 में सिर्फ 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन दिया था एनआईटी में। और अब फिर 2022 की बात करूँ तो 5 मार्क्स के इंटीग्रल कैलकुलस है, जो कि IIT रुड़की ने बनाया था। और IIT रुड़की का पेपर काफ़ी लेंथी भी रहा था। और इसकी मैं बात करता हूँ, इसके 5 मार्क के क्वेश्चन थे, उसमें सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन था करने लायक, मतलब जो एवरेज बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो बाकी जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसके मैं टॉपिक्स अभी डिस्कस करूँगा, सब टॉपिक्स, तो उसमें मैं बताना लगूँगा वो कौन से थे। तो सबसे पहला इसका ये रहता है डिफाइनाइट। इसके जो टॉपिक्स हैं मैं बात करता हूँ, फाइनाइट इंटीग्रल, फिर डिफाइनाइट इंटीग्रल। ये जो 12th और IIT जी के एडवांस के जो लेवल के जो टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं वही एग्जाम में आए थे। तो वो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कि उसको उस टाइम में सॉल्व कर ले, क्योंकि बहुत कम टाइम बचता है एग्जाम के टाइम में। और ऐसे क्वेश्चन को मैं भी सजेस्ट करूँगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्किप करना ही बेस्ट है, आपको दूसरे क्वेश्चन पर ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सबसे सिंपल क्वेश्चन आया था, एक वॉल्यूम पे आया था, आपको सिंपल वॉल्यूम फाइंड करना था। और इसके टॉपिक्स होते हैं डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, और कुछ जो बेसिक फार्मूला अपन BSc में पढ़ते हैं उन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। बीटा गामा फंक्शन है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब अपन BSc अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ठीक है। और वो फार्मूला आप काफ़ी ज़्यादा रिवाइज करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व में भी हेल्प होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि फार्मूले क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं प्रोसेस को। तो वहाँ से आप मतलब आपको फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व में काफ़ी आसानी हो जाए, ठीक है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ मॉडर्न अलजेब्रा की, मतलब ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप थ्योरी के वेटेज पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले 16 में ये 10 मार्क्स की आई थी, उसके बाद 9 मार्क्स, फिर 13, फिर 11 मार्क्स के आए थे, फिर 10 मार्क्स की, फिर 17। सबसे ज़्यादा 21 में आई थी, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि यार IISc ने पेपर बनाया, वो प्योर ओरिएंटेड है, तो उसने प्योर की मतलब ग्रुप थ्योरी डाल दी। बट सबसे अच्छी बात ये रही थी उनकी, ग्रुप थ्योरी 21 के पेपर में सबसे ईजी आई थी। आज तक की जो ग्रुप थ्योरी आई वो सबसे ईजी 21 के पेपर में ही देखी थी, क्योंकि वो स्कोरिंग कर दिया था उन्होंने। जिन्होंने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा उनको काफ़ी लॉस हुआ था, और जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा उनको काफ़ी हेल्प हुई थी 21 के पेपर में बात करूँ।
फिर 22 के अंदर नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आते ग्रुप थ्योरी के वैसे ही रहते, कुछ हार्ड कुछ इजी। तो ये 12 मार्क्स की आई थी 22 के पेपर में। अब जैसे आप ग्रुप थ्योरी में क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, क्योंकि यार एक तो पहली बात ये टफ मानते और टफ होती भी है, मैं भी ये मानता हूँ। बट आपको स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करता हूँ मोस्टली कि आपको कोई भी टॉपिक कंप्लीटली मतलब लीव नहीं करना है, कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे 10 मार्क्स का कोई टॉपिक आ रहा है तो उसके 3 to 4 मार्क्स तो ईजी क्वेश्चन आने श्योर है। तो आप PYQ देखो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखो कौन से ईजी टॉपिक्स आ रहे हैं, तो वो आपको पढ़ के जाना है ताकि यार आपको कंप्लीटली लॉस ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपके पास टाइम नहीं तो आपको ऐसा नहीं ग्रुप थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिए काफ़ी स्टूडेंट के जिन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक अचीव की है। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई टैब पर भी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। हमारे फ्रेंड्स से एक रजत, उन्होंने ग्रुप थ्योरी मतलब नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो फिर भी उनके काफ़ी अच्छी रैंक आई है। ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 47 या 37 को समथिंग थी। ठीक है, आप देख लेना। देन हाँ, जैसे ग्रुप थ्योरी में अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं यार मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप, जैसे बाइनरी स्ट्रक्चर एंड फिर क्या कहते हैं सब ग्रुप, उनकी प्रॉपर्टी और ग्रुप्स इंपॉर्टेंट जो भी ग्रुप्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। सीधी सीधी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप, वही हो गया मतलब, और जो एलिमेंट्स के ऑर्डर है वो कैसे फाइंड करना है, ये सारे मतलब कुछ सिंपल सिंपल जो टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप के जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप देख के जा सकते हो। कॉन्सेप्ट मतलब आपको आने चाहिए। मान लो कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप उसको करने मतलब एबिलिटी रखते हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि इजी क्वेश्चन है और आपको सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ा है या नॉलेज नहीं है छोटा सा भी तो आपका वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी फ्रैंक कर देते, जैसे 21 के पेपर में ऐसा ही हुआ था। जिन्होंने ग्रुप थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके सीधे 17 मार्क्स नीचे आ गए, और जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा बेसिक भी वो पढ़ के गए, फॉर्मूला वगैरह उनको आता था, तो उनके 10 मार्क्स आए 17 में सिर्फ फॉर्मूला किया। अगर विश्वास नहीं तो आप पेपर देख लेना, और मैं जब एनालिसिस करूँगा तो आपको 1 by 1 बताता रहूँगा, ठीक है। और ये बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझे कमेंट में बताना और इसको वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी को यार इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता कि उनको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। बस एक वो रहता है कि हाँ पढ़ते जा रहे हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं एग्जाम में क्या आने वाला है और कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये 5th टॉपिक आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके वेटेज सबसे पहले हम वेटेज देख लेते हैं। 16 में ये 11 मार्क्स का आया था, फिर 11 का आया अगेन, उसके बाद ये 12 का आया, फिर 10 मार्क्स, फिर 15 मार्क्स, और 21 की बात करूँ तो ये 9 मार्क्स का आया था, जो कि यार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। वो ये IISc ने बनाया था, बिल्कुल मतलब सॉलिड पेपर था उनका, बिल्कुल इससे मान सकते हैं यार सबसे टफ मान सकते हैं इसको, 21 का जो पेपर था। उसके बाद मैं बात करूँ 22 का पेपर जो 13 मार्क्स में, इसमें OD के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि IIT रुड़की ने बनाया था। ये अप्लाइड का पोर्शन काफ़ी अच्छा रखा था इन्होंने, क्योंकि ये अप्लाइड ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है IIT रुड़की। तो यार मेरी पॉइंट आप ध्यान रख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंस्टीट्यूट पेपर बना रहा है, मतलब कौन सी IIT पेपर को कंडक्ट कर रही है, उनका काफ़ी मतलब जो उनका कैसा रहता है कोर्स स्ट्रक्चर, तो उनका काफ़ी आपको दिखेगा पेपर के अंदर। तो आप सबसे पहले से अवेयर होके जाओगे तो काफ़ी हेल्प होगी, एकदम आप क्या होगे सरप्राइज नहीं होंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। ऐसा लगेगा यार मैंने तो ये सोचा था ये आ गया, ऐसा आपको लगने वाला नहीं है। अब मैं आपको OD के जो टॉपिक्स है वो बता देता हूँ। और OD के टॉपिक्स में क्या है, सबसे पहले आपको मतलब जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, जो कर्व्स उनका नॉलेज होना चाहिए कि कौन से कर्व्स के क्या इक्वेशन है सारे, मतलब ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ, तो मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आ गया सेपरेबल, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, लीनियर, बर्नौली, ये सारे जो टॉपिक्स है अब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं और BSc में श्योर है हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, और भी काफ़ी अच्छे सोर्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि BSc में क्या होता है, अगर आपने अच्छे से उनको पढ़ी होगी तो आपको हेल्प होगी वहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं BSc की बुक्स में। और उसके बाद मैं बात करूँ रॉन्सकियन और उसकी प्रॉपर्टी, इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर बन रहा है, और इन पे भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी आता है एग्जैक्ट, हाँ मतलब एवरी ईयर इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जो कुछ एग्जैक्ट टॉपिक है आप इनको ध्यान रखिए, तो आप थोड़े थोड़े करके भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि क्या है ना बूंद बूंद से घड़ा बनता है यहाँ पे,
ठीक है। ऐसा नहीं है आपको मतलब एक ही टॉपिक लेके सारा कुछ उसी का पढ़ता रहना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वही आने वाले हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी उतने ही मिलने वाले हैं, चाहे आपको टॉपिक बहुत अच्छा आता हो या बहुत कम आता हो। वो आप पे मतलब वो एग्जाम पे रहेगा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पढ़े हुए से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फिर पॉइंट थर्ड की, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। एंड आप बाकी आप ये देख सकते हो कि वेरिएबल सेपरेबल से भी आ जाते हैं, लीजेंड्रे से भी आ जाते हैं, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये इस साल से आ सकता है क्वेश्चन यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है। और जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है ये 21 में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था MCQ के अंदर, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वो सिंपल था बट। और ऑर्थोगोनल का 22 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब देखने से पता नहीं चलेगा आपको कि यार ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री उसमें पूछा है, वो NAT के अंदर आया था। अब मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ तो लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स, मतलब जो टॉपिक्स ऐसे कोई नहीं ऐसे आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ चांस में। जैसे SOR VOR इसको जानते होंगे कुछ फ्रेंड्स, सॉलिड ऑफ रिलेशन, वॉल्यूम ऑफ रिलेशन, ठीक है, इनको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिलेशन। और सरफेस एरिया से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर लेबनिज से मोस्टली क्वेश्चन आता है बट 22 के अंदर नहीं आया था। सॉरी 22 के अंदर आया था क्वेश्चन इसका 1 मार्क्स के अंदर सेक्शन A के अंदर MSQ में, और 21 में नहीं आया था इसका क्वेश्चन, ठीक है। और टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन्स, इनके आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये जो टेलर सीरीज और उसके एक्सपेंशन है ये तो आपको मस्ट है, 1000% आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, क्योंकि क्या है ना, इससे हर साल क्वेश्चन आता है टेलर सीरीज से। मोस्ट कोई एक ईयर ऐसा रहा होगा जब क्वेश्चन नहीं आया, बट टेलर सीरीज से क्वेश्चन फिक्स है। फिर आता है सरफेस एरिया, फिर उसके मतलब ऐसे ये तो क्या है ना, कुछ जो मैं सरफेस एरिया SOR VOR की बात कर रहा हूँ, ये मोस्टली क्या वेक्टर कैलकुलस के पार्ट है, जो क्या 21 के बाद से हटा दिया वेक्टर कैलकुलस IIT वालों ने। तो फिर भी मतलब ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते बाद में हम क्या ये तो अपने सिलेबस में नहीं था। और बहुत से लगभग मैं ये बात करूँ तो 10 to 12 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। तो सबसे पहले आपको पहले जो सिलेबस में उनको आप क्लियर करो, उसके बाद मैं ये बात करूँगा आपको 10 to 12 मार्क्स कैसे और लाने हैं, ठीक है। पहले आप वो कवर करो जो सिलेबस में उन्होंने दे रखा है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं वीडियो में लास्ट में वीडियो का एंड करना चाहूँगा, ठीक है। उस लास्ट में एक ही पॉइंट में आपसे बताना चाहूँगा आपको कि जब आप कोई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको अपना पूरा मतलब फोकस दीजिए। ऐसे नहीं आपको मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, जैसे आप कोई PYQ कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर आप कर रहे हैं क्वेश्चन, और नहीं हो रहा था, आपने मतलब सॉल्यूशन बुक से उसको देखा और हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको एग्जाम, जब आप एग्जाम देने बैठोगे मेन एग्जाम में, तो आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको ये भी पता होगा कि यार हाँ ये मैंने वहाँ देखा था इस टाइप का, बट आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, आपके पास आंसर नहीं होगा उसका, क्योंकि आपने कभी खुद से मतलब ट्राई नहीं किया था। तो ये आप मिस्टेक मत करना ना। मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं, उसके आंसर देख देख के मतलब काम चला लेते हैं अपना वहाँ पे, बट ऐसा नहीं करना। अपन को अपना पूरा एफर्ट लगाना उस क्वेश्चन पे, उसके कौन से टॉपिक से आया है, क्या पूछ रहा है, कैसे हम कर सकते हैं, ये सारा आपको एनालिसिस करना है पर क्वेश्चन। पहले आपको टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आपका टाइम डिक्रीज होता जाएगा और नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको प्रिपरेशन के साथ साथ आपको मंथली मतलब टेस्ट देना भी काफ़ी ज़्यादा नीड है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स के अभी मतलब पेपर्स आ रहे हैं अब ऐसे ही आ रहे हैं, आप खुद को एनालिसिस करते रहो। ऐसा नहीं जिसका ज़्यादा नॉलेज है उसकी ज़्यादा रैंक है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। हाँ बट नॉलेज होना ज़रूरी है, बट अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस में लैग कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपको देने ही है, मॉक टेस्ट आपको देने ही है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको 3 to 4 आप दे सकते हो मंथ में, अगर आप ज़्यादा नहीं देना चाह रहे हो तो आप कम से कम 2 तो आप 2 ही दो, ठीक है। क्योंकि क्या ना, इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता चलने वाला है और कितनी आप में कमियां रही है, अभी क्या क्या आप मिस्टेक करो वो आपको आइडिया होगा। ऐसे आप पढ़ते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि टेस्ट आपको बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है, आपको और कितना सुधार करना है, ये सब आपको टेस्ट से ही पता चलने वाला। तो मेरे हिसाब से आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके कम मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, फिर भी आप टेस्ट दो, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम मिलते रहेंगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि सभी की मतलब
सभी को इन्फॉर्मेशन मिले, प्रॉपर वे में गाइडेंस मिले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।